आज हम क्लास 12th का चैप्टर गोइंग प्लेसेस करेंगे, जो कि ए.आर. बार्टन ने लिखा है। ए.आर. बार्टन एक मॉडर्न राइटर हैं। वो ज्यूरिक में रहते हैं और उन्होंने अपनी जो सारी राइटिंग्स हैं वो इंग्लिश में ही करी हैं। इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलसेंट, फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। इस चैप्टर के अंदर बार्टन दो थीम्स एक्सप्लोर करते हैं, दो थीम्स का पता लगाते हैं। द फर्स्ट वन इज एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग। एडोलसेंट फैंटेसाइजिंग मीन्स जो किशोर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो वो कल्पनाएं करते हैं उनके बारे में। और दूसरी चीज जो है हीरो वर्शिप, जो हमारे हीरोज होते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमें पसंद होते हैं, उनको फॉलो करना। अब ये जो चैप्टर है बेसिकली ये कॉन्वर्सेशंस हैं आपस की, जैसे सोफी और जेनी के बीच की, सोफी और डेरेक के बीच की, सोफी और उसके फादर के बीच की। तो ये चैप्टर ऐसे ही कंटिन्यू होता है। व्हेन आई लीव, सोफी सेड, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। सोफी और जेंसी यहाँ पे बात करते हुए आ रहे हैं और सोफी बोलती है कि जब मैं स्कूल छोड़ूंगी तब मैं अपना एक बुटीक खोलूंगी। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल। जेंसी उसकी फ्रेंड जो है, लिंकिंग आर्म्स मीन यहाँ पे जो मैंने फोटो में दिखाया है हाथ में हाथ डाल के चलना, वो ऐसे सोफी के साथ चल रही है स्ट्रीट के साइड में और थोड़ी डाउटफुल लगती है इस मामले में। टेक्स मनी सोफ, समथिंग लाइक दैट। तो वो सोफी को बोलती है कि उसमें पैसे लगते हैं। आई फाइंड इट, सोफी सेड, स्टेरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसका इंतजाम कर लूंगी। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। तो जेंसी उसे बोलती है कि उसमें तुम्हें बहुत लंबा समय लग जाएगा। वेल, आई विल बी अ मैनेजर देन, यस ऑफ कोर्स, टू बिगिन विद, टिल आई हैव गॉट एनफ। वो बोलती है कि एक अच्छे स्टार्ट के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैनेजर बन जाऊंगी और पैसे इकट्ठे कर लूंगी, जब तक मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो जाते कि मैं एक बुटीक खोल सकूं। बट एनीवे, आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। पर वो कहती है कि मुझे पता है कि वो दुकान जो है, वो जो मेरा बुटीक होगा, वो कैसा दिखेगा। दे वुड नॉट मेक यू मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ। तो जेंसी उसे बोलती है कि वो लोग डायरेक्ट तुम्हें मैनेजर नहीं बनाएंगे। आई बी लाइक मैरी क्वांट। तो वो बोलती है कि मैं मैरी क्वांट की तरह बनना चाहती हूँ। मैरी क्वांट मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही बड़ी उस टाइम की डिजाइनर थी। यहाँ पे मैंने उनकी पिक्चर भी आपको शो की है। सोफी सेड, आई बी नेचुरल। वो कहती है कि मैं मैरी क्वांट की तरह बनना चाहती हूँ, बिल्कुल नेचुरल। दिल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट। वो मुझे शुरुआत से ही देख के बोलेंगे कि वाओ, ये कितनी नेचुरल है एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। आई हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी इज एवर सीन। और जो मेरी शॉप होगी वो इस सिटी की सबसे शानदार शॉप होगी, जो कि किसी ने कभी नहीं देखी होगी। जेंसी, नोइंग दे वर बोथ earmarked फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, बिकेम melancholy। जेंसी को पता था, जेंसी जो है वो बहुत एक प्रैक्टिकल टाइप की लड़की है, तो उसे पता था कि उन दोनों की जो लाइफ है उसमें ये निश्चित है, ईयरमार्क्ड निश्चित है कि वो लोग आगे स्कूल के बाद बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करेंगे। और ये सोच के वो सैड हो जाती है। melancholy मतलब सैड हो जाती है। शी विश्ड सोफी वुड नॉट से दीज थिंग्स। और वो ये सोचती है कि काश सोफी ऐसी बातें ना बोले, ऐसे ड्रीम्स ना देखे। When they reached Sophie's street, Jancy said, "It's only a few months away now." जब वो लोग सोफी की गली के पास पहुंच जाते हैं जहां उसका घर है, तो जेंसी उसको बोलती है इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, कि अब सिर्फ कुछ दिनों की ही बात, कुछ महीनों की बात रह गई है। सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल। तो तुम्हें थोड़ी सी सेंसिबल बातें करनी चाहिए। सेंसिबल मतलब समझदारी वाली बातें। दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। तुम्हारे जो डैड हैं, जो शॉप पे काम करते हैं, उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि वो तुम्हारे लिए शॉप खुलवा सके, और तुम्हारे पिताजी इस काम के लिए कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। और एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड। अब जो सोफी है वो उस जेंसी की बात सुन के ही कहती है कि या फिर मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारा पैसा होता है, और जो मेरा बुटीक है वो मैं साइड बाय साइड चला सकती हूँ। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम। जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो फुल टाइम वर्क नहीं करती हैं, डू दे? और वो ऐसा जेंसी से पूछती है। एनीवे, दैट और अ फैशन डिजाइनर, यू नो, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। मतलब वो कंफ्यूज है। वो क्या कहती है कि या तो वो एक्ट्रेस बन जाएगी या वो एक बुटीक खोल लेगी। वो अपनी ही कल्पनाओं में जी रही है और वो कहती है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड वाला होता है। And she turned in through the open street door, leaving Jancy standing in the rain। और वो स्ट्रीट में मुड़ जाती है जेंसी को पीछे बारिश में छोड़कर। If ever I come into money, I'll buy a boutique। अगर कभी मेरे पास पैसा आया तो मैं एक बुटीक खोलूंगी, वो ऐसा वापस बोलती है। हाँ, if you ever come into money, if you ever come into money, you'll buy us a blessed decent house to live in,
थैंक यू वेरी मच। अब जो सोफी के फादर हैं वो यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, हाँ, इफ यू एवर कम इनटू मनी, अगर तुम्हें कभी पैसा मिलता भी है। और फिर ये वापस से ये चीज रिपीट करते हैं क्योंकि वो एक टॉन्ट के वे में उसे बोल रहे हैं कि अगर कभी तुम्हें पैसे मिलते हैं तो तुम हमें एक डिसेंट घर बनवा के दोगी जिसमें हम रह सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके सामने शेफर्ड्स पाई सर्व की जाती है। शेफर्ड्स पाई क्या होता है? ये मांस और आलू का बना हुआ एक डिश होता है। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still grimy and sweat marked on the day. अब सोफी के जो फादर हैं वो शेफर्ड पाई को निकालते हैं अपनी चम्मच से और अपने मुंह में ठूसने लगते हैं। उनका जो फेस जो है वो बहुत ही ज्यादा प्लम्प फेस है, बहुत फैट फेस है और वो बहुत ही ज्यादा डर्टी और स्वेटी हो रखे हैं, मतलब कि गंदे हो रखे हैं और उन्हें पसीने आ रखे हैं क्योंकि वो काम करके आए हैं। She thinks money grows on trees, don't she, Dad? अब जो डेरिक है वो बोलता है कि सोफी को शायद ऐसा लगता है कि जो पैसे होते हैं वो पेड़ पर उगते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा सोचती है? Said little Derek hanging on the back of his father's chair. और जो डेरिक है वो ऐसा कब कहता है? अपने पिताजी के जो कुर्सी होती है उसके पीछे लटका हुआ है वो, और वो तब ये बात कहता है। Their mother sighed. और जो उसकी माँ है सोफी की, वो गहरी सांस लेते हुए, साइड मतलब गहरी सांस लेते हुए ये बात सुनती हैं। ये यहाँ पे जो मैंने फेस दिखाया हुआ है ये सोफी के फादर का फेस है, मतलब वो इतने फैट हैं, जो प्लम्प फेस ऊपर डिस्क्रिप्शन था वो फेस ऐसा होता है। नाउ सोफी वॉच्ड हर बैक, stooped over the sink and wondered at the incongruity of the delicate bow which fastened her apron strings. अब जो सोफी है वो अपनी मम्मा की झुकी हुई कमर देखती हैं जो कि सिंक की तरफ झुकी हुई है, स्टूप मतलब झुकी हुई, और वॉन्डर करती है किस चीज के ऊपर? कि वो कितनी अयोग्य हैं अपनी एप्रन की स्ट्रिंग्स को टाइट बांधने में। इनकॉन्ग्रुइटी मतलब अयोग्य हैं। द डेलिकेट सीमिंग बो एंड द क्रूक्ड बैक, तो जो बैक है और जो वो बो है वो दोनों ही बहुत ज्यादा डेलिकेट दिख रहे हैं। The evening had already blacked in the windows and the small room was steamy from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. इन लाइंस में उसके जो घर का माहौल बताया गया है, सोफी के घर का, कि ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है और जो वो स्मॉल रूम है वो पूरा धुएं से भरा हुआ है क्योंकि वहाँ पे स्टोव रखा हुआ है जिसकी उसकी मॉम खाना बना रही है। क्लटर्ड विद हेवी ब्रीदिंग, क्लटर्ड मीन्स वो जो घर है बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज्ड है। हेवी ब्रीदिंग मैन यहाँ पे सोफी के फादर को बोला गया है क्योंकि वो बहुत ही फैट है तो उन्हें ब्रीथ करने में मुश्किल हो रही है। वो अपने वेस्ट में टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। एंड द डर्टी वॉशिंग, और उनके साइड में बहुत सारे बिना धुले हुए बर्तन रखे हुए हैं कॉर्नर के अंदर। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, इन सब की वजह से सोफी को क्या होने लगती है? घुटन होने लगती है, टाइटनिंग इन हर थ्रोट। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर गॉफ, और वो अपने ब्रदर गॉफ को ढूंढने चली जाती है। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट। अब जो गॉफ है वो अपने घुटनों के बल, नीलिंग घुटनों के बल फ्लोर पर बैठा हुआ है दूसरे कमरे में, और वो कुछ फेरबदल कर रहा है। टिंकरिंग फेरबदल कर रहा है मोटरसाइकिल के पार्ट्स में, और उसके ऊपर जो न्यूज़पेपर है उसने वहां पे बिछा रखा है कारपेट के ऊपर जहाँ पे वो उस पार्ट्स को देख रहा है। He was 3 years out of school, an apprentice mechanic traveling to his work each day to the far of the city. अब वो क्या है? एक नवसिखिया मैकेनिक है जो 3 साल पहले अपना स्कूल खत्म कर चुका है और अब वो ट्रैवल करके डेली जाता है शहर अपना काम सीखने के लिए। He was almost grown up now and she suspected areas of her life about which she knew nothing, about which he never spoke. अब वो ऑलमोस्ट बड़ा हो चुका है और जो सोफी है वो ये वंडर करती है, ये आश्चर्य करती है और सस्पेक्ट करती है उसकी लाइफ के उन एरियाज के बारे में जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता, अबाउट विच ही नेवर स्पोक, और जिसके बारे में उसके भाई ने भी कभी बात नहीं की। ही सेड लिटिल एट ऑल एवर वॉलंटरीली, और वो अपनी इच्छा से कभी कभी थोड़ा सा उस लाइफ के बारे में उसे बता देता है। Word had to be prized out of him like stones out of the ground. उसका जो भाई है वो बहुत ही ज्यादा कम बोलता है। Prized out of him like stones मतलब उसके मुंह से आवाज निकलवाना या बातें निकलवाना इतना ज्यादा कठिन है। And she was jealous of his silence, और वो क्या है? उसकी इस साइलेंस से उसे बहुत ही ज्यादा जलन होती है। When he was not speaking, it was as though he was away
somewhere out there in the world in those places she had never been। और जब वो इन सभी चीजों के बारे में बात नहीं करता है तो सोफी को लगता है कि वो अपनी ही किसी दुनिया में है और वो ऐसी जगह है जहाँ सोफी कभी नहीं गई है। Whether they were only the outlying districts of the city or beyond in the surrounding country, who knew? अब वो जो जगह है वो क्या पता जिले के बिल्कुल ही बाहर है, आउटलाइन मीन्स बिल्कुल बाहर, और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, या फिर वो जगह है जो कंट्री के सराउंडिंग्स में आसपास है, किसे पता। They attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach। और ये कल्पनाएं उसके लिए और ज्यादा स्पेशल इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो उसकी पहुंच से बाहर है और उसे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। Perhaps there were also people exotic, interesting, people of whom he never spoke. It was possible though he was quiet and didn't make new friends easily। अब हो सकता है वहाँ पे ऐसे लोग भी हों जो बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक हैं, मीन्स बहुत डिफरेंट हैं, बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं। इंटरेस्टिंग पीपल भी हो सकते हैं जिनसे उसने कभी भी बात नहीं की है। दो ही वॉज क्वाइट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शांत रहता है और जल्दी से नए दोस्त नहीं बनाता है। शी लॉन्ग्ड टू नो देम, और जो सोफी है वो चाहती है उन्हें जानना। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and that someday he might take her with him। अब वो अपनी कल्पनाओं में ही ऐसा सोच रही है और ऐसी इच्छा रखती है कि उसके भाई के साथ उसका जो अफेक्शन है, उसका जो प्यार है, वो इतना ज्यादा गहरा हो कि किसी दिन वो भी उसको वहां पे अपने साथ लेके जाए। Though their father forbade it and Goff had never expressed an opinion, she knew he thought her too young। अब क्या है, उसके जो पिताजी हैं वो इस बारे में मना कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं इस बात को। एंड गॉफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, और गॉफ ने कभी भी इस बारे में कोई भी अपना ओपिनियन नहीं दिया है उसको अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि वो ये सोचती है कि शायद वो वहां जाने के लिए अभी बहुत ज्यादा छोटी है। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और वो बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट है। इम्पेशेंट मतलब रेस्टलेस है, बेताब है। She was conscious of a vast world out there waiting for her, and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home। अब वो अपने कॉन्शियस माइंड से, सचेत माइंड से ये सोचती है, ये कल्पना करती है कि बाहर एक ऐसी दुनिया है जो बहुत बड़ी है और वो उसका वेट कर रही है। इंस्टिंक्टिवली उसकी जो गट फीलिंग है ऐसा उसे कहती है, और उसे वहां पर अपने घर जैसा ही फील होगा ऐसा उसे लगता है। It expectantly awaited her arrival, और वो जो दुनिया है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ उसका वेट कर रही है। She saw herself riding there behind Goff, और वो वहां अपने आप को गॉफ के पीछे राइड करता हुआ देखती है अपनी कल्पनाओं में। He wore new shining black leathers and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind। अब उसने उस टाइम राइड कर रही है तब क्या पहना हुआ है, शाइनी ब्लैक लेदर्स पहने हुए, ऐसे जूते पहने हुए हैं, एक येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है और एक तरीके का केप पहना हुआ है। केप एक वो ड्रेस होती है जो गले में बनती है और जिसके बाहें नहीं होती हैं, वो पीछे उड़ रहा है। There was the sound of applause as the world rose to greet them, और एक अपलॉज की साउंड, जो कि लोग खड़े होके उसको अपलॉज कर रहे हैं, उसको ग्रीट कर रहे हैं, वो आवाज उसके कानों में गूंजती है, उसको सम्मान दे रहे हैं। He sat frowning at the oily component he cradled in his hands, as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak। अब जो गॉफ है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में, फ्राउनिंग गुस्से में वहां जमीन पर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक ऑयली कॉम्पोनेंट है, एज दो इट वर अ स्मॉल, जैसे कि एक स्मॉल डम्ब एनिमल होता है ना, उस तरीके से उसने उस ऑयली कॉम्पोनेंट को पकड़ रखा है और वो ऐसा चाह रहा है कि वो खुद ही बोल दे कि उसमें क्या तकलीफ है। आई मेट डैनी कैसी, सोफी सेड। अब सोफी क्या बोलती है कि मैं डैनी कैसी से मिली। डैनी कैसी कौन था? उस टाइम का एक बहुत ही फेमस फुटबॉल प्लेयर था, उसकी फोटो मैंने यहाँ पे लगा रखी है, आप देख सकते हैं। He looked around abruptly, where? तो वो एकदम से उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि कहाँ? In the arcade, funnily enough। और वो बोलती है कि मैंने उसे आर्केड में देखा। आर्केड एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ साइड में शॉप्स होती हैं और एक गलियारा सा होता है जो पिलर्स के साथ कवर्ड होता है। It is never true, ये सच नहीं है। I did too, तो सोफी बोलती है मुझे भी ऐसे ही लगता था। You told dad, वो पूछता है उससे कि तुमने पापा को बताया। She shook her head, chastened at his unawareness that he was always the first to share her secrets। वो अपना सर हिलाते हुए मना करती है कि नहीं, मैंने पापा को नहीं बताया है, पर उसे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि उसका भाई इस बात से अनजान है, अनअवेयर है, अनजान है। chastened, गुस्सा आता है कि वो पहला इंसान है जिसे वो अपने सारे सीक्रेट्स बताती है। I don't believe it, मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता, गॉफ कहता है। There I was looking at the clothes in Royce's window when someone came and stood beside me,
एंड आई लुक्ड अराउंड एंड हु शुड इट बी बट डेनी कैसी। अब वो बोलती है कि मैं रॉयस विंडोज में से कपड़े देख रही थी, तभी एक आदमी आया और मेरे पास आके खड़ा हो गया। आई लुक्ड अराउंड, और मैंने जैसे ही साइड में देखा वो और कोई नहीं पर डेनी कैसे था। ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक। अब जो सोफी होती है वो बोलती है कि कम ऑन, तुम्हें पता ही है कि वो कैसा दिखता है। क्लोज टू आई मीन, गॉफ बोलता है कि मैं पूछ रहा हूँ वो पास से कैसा दिखता है। वेल ही हैज ग्रीन आईज, उसकी जो आंखें हैं वो हरे रंग की हैं। जेंटल आईज, बहुत ही जेंटल है। एंड ही इज नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, और वो इतना लंबा भी नहीं है जितना तुम उसे सोचते हो। शी वॉन्डर्ड इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट। वो सोचती है कि वो उसके दांतों के बारे में भी कुछ बोले, पर फिर वो इस विचार को नेग्लेक्ट कर देती है, नहीं बोलती है। Their father had washed when he came in and his face and arms were shiny and pink and he smelled of soap. उसके फादर जो है वो फ्रेश होके आए हैं और उन्होंने अपना फेस और आर्म्स वगैरह सब वॉश किए हैं, तो वो बहुत ज्यादा शाइनी और पिंक कलर के लग रहे हैं और उनमें से साबुन की खुशबू आ रही है। He switched on the television, tossed one of little Derek's shoes from his chair onto the sofa and sat down with a grunt. अब उसके फादर क्या करते हैं, टेलीविजन ऑन करते हैं और डेरेक का एक शूज जो है वो उनकी चेयर के ऊपर पड़ा होता है, तो वो उस पे ऐसे लात मार के उसको सोफे के ऊपर फेंक देते हैं और खुद उस चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। एक आवाज निकालते हैं, एक ग्रंट की आवाज होती है जो बैठते टाइम निकालते हैं उसके साथ। सोफी met डैनी कैसी, गॉफ सेड। गॉफ एकदम से बोलता है कि सोफी जो है वो डैनी कैसी से मिली। सोफी रिगर्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल। अब सोफी एकदम से सकपका जाती है, रिगर्ड मीन्स सकपका जाती है, एकदम से डर जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि ये सिर्फ उसकी कल्पनाएं हैं और भाई को पता थी और उसने फादर को बता दी क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर। उसके जो फादर हैं वो अपनी मोटी गर्दन से एकदम से टर्न अराउंड होते हैं उसको देखने के लिए, और उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो डिस्डेन के होते हैं, तिरस्कार के होते हैं। सोफी met डैनी कैसी, गॉफ सेड। अब गॉफ एकदम से बोलता है कि सोफी जो है वो डैनी कैसी से मिली। Sophie wriggled where she was sitting at the table. Her father turned his head on his thick neck to look at her. His expression was of disdain. अब सोफी जैसे ही सुनती है कि उसके भाई ने उसके पापा को ये बात बता दी तो वो सकपका जाती है। रिगल्ड मीन्स सकपका जाती है। उसके फादर ये बात सुनते ही एकदम से अपनी मोटी गर्दन क्या है घुमाते हैं उसकी तरफ और एक डिस्डेन का बहुत ही ज्यादा तिरस्कार भरा लुक उसको देते हैं। इट्स ट्रू, गॉफ सेड। गॉफ बोलता है कि ये सच है। I once knew a man who had known Tom Finney. His father said reverently to the television, but that was a long time ago. अब उसके फादर बोलते हैं कि बहुत समय पहले मैं एक ऐसे आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था, पर ये जो बात है वो बहुत पुरानी है, ऐसा वो टीवी की तरफ देख के बोलते हैं। You told us, Goff said. गॉफ उन्हें बोलता है कि आपने ऐसा हमें बताया हुआ है। कैसी might be that good someday. अब उसके फादर हैं वो बोलते हैं कि जो कैसी है वो भी उसके जितना ही अच्छा बन जाएगा किसी दिन। Better than that even, he is the best. डेरिक बोलता है कि वो उससे भी बेहतर बनेगा क्योंकि वो बेस्ट है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपर्ली। अब वो बोलता है कि अगर वो इस गेम पे पूरी तरह से कंसंट्रेशन करेगा और वो लोग उसका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे तो वो जरूर अच्छा करेगा, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दीज डेज। तो उसके फादर बोलते हैं कि आजकल गेम में यंगस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। He'll be all right. He is with the best team in the country. गॉफ बोलता है कि वो ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा वो, क्योंकि वो कंट्री की बेस्ट टीम में है। He is very young yet. तो उसके फादर बोलते हैं सोफी के कि वो बहुत छोटा है अभी। He is older than I am. तो गॉफ ऐसे बोलता है कि वो एटलीस्ट मेरे से तो बड़ा ही है। Too young really for the first team. तो उसके फादर बोलते हैं कि फर्स्ट टीम के लिए वो बहुत छोटा है। दो तरीके की टीम्स होती हैं, फर्स्ट टीम और सेकंड टीम। जो फर्स्ट टीम होती है वो ग्राउंड में खेलने के लिए जाती है, और जो सेकंड टीम होती है वो इसलिए होती है कि अगर फर्स्ट टीम के किसी प्लेयर को लग जाती है तो सेकंड टीम में से कोई एक प्लेयर उसका सब्स्टिट्यूट बन के वहाँ पे खेल सके। यू कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। तो गॉफ बोलता है कि आप ऐसी एबिलिटी के लिए आर्ग्यू नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल। अब सोफी देखती है कि वहाँ पे उसकी बात पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो वो एकदम से बोलती है कि वहाँ पे वो एक दुकान खरीदने वाला है। हर फादर ग्रीमेज्ड, वेयर वुड यू हियर दैट। उसके फादर एकदम से गुस्से में आके बोलते हैं कि तुमने ये सब कहाँ सुना। ही टोल्ड मी सो। तो सोफी बोलती है कि उसने मुझे बताया। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर। दिस अनदर ऑफ योर स्टोरीज। तो उसके फादर हैं वो कुछ बड़बड़ाते हैं जो कि सुनाई नहीं देता, और अपने आप को उस चेयर से ड्रैग करते हुए सोफी के पास आते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारी उन्हीं वाइल्ड स्टोरीज में से कहीं एक तो नहीं।
शी मेट हिम इन दी आर्केड। तो गॉफ बोलता है कि वो उसे आर्केड में मिली। आर्केड की मैंने यहाँ पे फोटो दिखाई है। आर्केड एक ऐसा गलियारा होता है और ये जो साइड में होती है ये शॉप्स होती हैं। गॉफ सेड एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसने उसको बताया कि ये सब कैसा रहा। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लॉट ऑफ ट्रबल। अब जो सोफी है उसके फादर उसे बोलते हैं कि इन्हीं सब बातों की वजह से तुम एक दिन अपने आप को बहुत ही ज्यादा मुसीबत में डाल लोगी, तुम्हारी इन सभी बातों की वजह से। हर फादर सेड अग्रेसिवली, बहुत ही गुस्से में उसके फादर ये बात बोलते हैं। गॉफ नोज इट्स ट्रू डोंट यू गॉफ। अब सोफी अपने आप को डिफेंड करने के लिए बात बोलती है कि तुम्हें पता है ना ये सच है, बताओ गॉफ, पापा को बताओ कि तुम्हें पता है ना कि ये बात सच है। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू। तो गॉफ बोलता है कि वो तुम्हें बिलीव नहीं करेंगे, अगर वो बिलीव करना चाहेंगे तो भी वो तुम्हारी बातों पे बिलीव नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है गॉफ के रूम की तरफ। तो वो जो है हम वो नेक्स्ट। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड्स फर्स्ट टीम स्क्वाड एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ 3 of them of the young Irish prodigy कैसी। अब इन लाइंस में वो बताती है कि गॉफ के रूम का सीन है, उसके अंदर क्या है, उसने जो लैम्प चला रखा है उससे एक एम्बर ग्लो आ रहा है उसकी बेडरूम की वॉल के ऊपर। एम्बर ग्लो कुछ इस तरीके का होता है जो मैंने फोटो में दिखाया, जैसे नीचे लैम्प जला हुआ है और जो वॉल पे ग्लो आ रहा है वैसा ही ग्लो गॉफ की बेडरूम की वॉल पे आ रहा है। और उसके ऊपर उसने क्या कर रखा है, यूनाइटेड्स का पोस्टर लगा रखा है जो वहाँ की फुटबॉल टीम है, और उसमें ही नीचे रो से 3 फोटोग्राफ्स लगा रखी हैं कलर्ड, और उसमें कौन है, यंग आयरिश प्रोडिजी कैसी, क्योंकि वो कैसी का फैन है तो उसने उस कैसी की फोटो लगा रखी है। प्रोडिजी का मतलब होता है अ यंग पर्सन विद एक्सेप्शनल क्वालिटीज और एबिलिटीज। तो अब आगे देखते हैं हम क्या है। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन सोफी सेड। अब सोफी उसे वापस कहती है कि प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर, तुम्हारे बातों में बताने जैसा कुछ है भी नहीं, ऐसा गॉफ कहता है। प्रॉमिस गॉफ डैड वुड मर्डर मी। तो कहती है गॉफ मुझे प्रॉमिस करो वरना पापा मुझे मार देंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, वो तुम्हें तब मारेंगे जब वो तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे। प्लीज गॉफ। तो सोफी उसे बोलती है प्लीज तुम पापा को मत बताना। क्राइस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। तो जैसे हम बोलते हैं हे भगवान, वैसे ही गॉफ बोलता है क्राइस्ट सोफी तुम अभी सिर्फ स्कूल में हो, कैसी जो है उसके पीछे बहुत लड़कियां होंगी। नो ही डजंट। तो सोफी बोलती है कि नहीं उसके पीछे नहीं है। ही कुड यू नो दैट ही जेयर्ड। तो वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ। तो सोफ बोलती है कि उसने मुझे बताया। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। तो गॉफ बोलता है हाँ जैसे लड़की को तो वो ऐसे आके सारी बातें बता देगा। येस ही डिड, ही इजंट लाइक दैट, ही इज क्वाइट। तो सोफी बोलती है हाँ उसने बताई मुझे, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, वो बहुत ही शांत तरीके का है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपेरेंटली। तो गॉफ बोलता है कि वो इतना क्वाइट भी नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। इट वॉज नॉट लाइक दैट गॉफ, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। व्हेन आई सॉ it was, I said, excuse me, but aren't you Danny Cassie? And he looked sort of surprised. And he said, yes, that's right. And I knew it must be him because he had the accent, you know, like when they interviewed him on the television. अब उसकी यहाँ एक नई ही स्टोरी हमें देखने को मिलती है, और जैसे उसका भाई बोलता है कि तुम्हारे पापा इस बात पे विश्वास भी नहीं करेंगे, तब वो तुम्हारे मर्डर करेंगे जैसा तुम सोच रही हो या डर रही हो तुम्हारी कहानियों से। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है गॉफ, मैंने ही पहले जाके उससे बात की थी, और जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे बोला एक्सक्यूज मी बट आंट यू डैनी कैसे, क्या तुम डैनी कैसी हो। और उसने देखा और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया। वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है पर वो सोफी की बातों से सरप्राइज हो गया। यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं कि ये थोड़ी अजीब सी बातें हैं विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल। एंड ही सेड येस दैट्स राइट। और जो डैनी कैसी है वो सोफी को बोलता है दैट्स राइट, ये सब कुछ रियल में नहीं है, ये एक स्टोरी है जो कि सोफी ने बनाई है। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट। अब वो बोलती है कि जैसे ही मैंने देखा तो मुझे विश्वास हो गया क्योंकि उसका जो एक्सेंट था, बोलने का तरीका था, वो सेम वैसा ही था जैसा वो टेलीविजन पे इंटरव्यू देते टाइम बोलता है। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरिक बट नाइदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन। तो मैंने उससे बोला कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मेरा एक भाई है छोटा डेरिक के लिए, पर हम दोनों के पास ही पेपर और पेन नहीं था। सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी बातें की अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयसेस विंडो। और हमने क्या बातें की, हमने जो रॉयसेस की विंडो में क्लोथ्स लगे हुए थे उनके बारे में बातें की। ही सीम्ड लोनली, आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। वो बहुत ही अकेला दिख रहा था क्योंकि आयरलैंड से आया था तो वो बहुत दूर से आया था। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम। और जैसे ही वो जा रहा था तो उसने मुझसे पूछा
कि क्या मैं, मतलब क्या सोफी थोड़ी सी हिम्मत करेंगी या थोड़ा सा उस पर एहसान करेंगी उससे मिलने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सोफी है, शी जस्ट काइंड ऑफ वांट टू ग्रैब अटेंशन। नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, और उसने बोलता है कि उससे कि क्या तुम मुझसे वापस मिलने का मतलब कष्ट करोगी, तो मैं नेक्स्ट वीक तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दे दूंगा। ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड, तो सोफी ने बोला कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊंगी और ज़रूर मिलना चाहूंगी। एज इफ ही वुड एवर शो अप, ऐसे बोल रही थी जैसे मतलब गॉफ बोलता है कि हाँ हाँ जैसे वो सच में तुमसे मिलने आएगा। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, तो सोफी अपने आप की बात जो है वो इस बात की श्योरिटी लेने के लिए कि क्या गॉफ को ये विश्वास हो गया, तो वो पूछती है अब तो तुम मुझ पे विश्वास करोगे ना। He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, from the back of the chair and pushed his arms into it. अब वो क्या करती है, उसके भाई की जो जैकेट होती है उसको ड्रैग करती है अपने पास, जो कि शाइनी है और शेपलेस है। शेपलेस है मतलब वो ऐसे ही फोल्ड होके और ऐसे ही पड़ी हुई है। फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर एंड पुश्ड हिज आर्म इनटू इट, वहां से उठाती है और वो पहन लेती है। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, और वो सोचती है कि काश उसका जो भाई है वो अपनी अपीयरेंस पे थोड़ा सा ध्यान देता। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, और वो सोचती है कि काश वो अपने कपड़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान देता। ही वॉज टॉल विद अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, हैंडसम शी थॉट, वो टॉल है, स्ट्रॉन्ग डार्क फेस है उसका, और वो हैंडसम भी है, ऐसा वो सोचती है गॉफ के बारे में। इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड, ही सेड, तो वो बोलता है इतने में कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा अजीब तरीके की स्टोरी है जो मैंने तुम्हारे मुंह से सुनी है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड, सैटरडे को वो लोग क्या करते हैं कि हर हफ्ते जो है यूनाइटेड्स का फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थान होता है, तो वो लोग इतने ज़्यादा फैन है फुटबॉल के कि हर वीक वो तीर्थ स्थल की तरह वहाँ पे उस चीज़ को देखने के लिए जाते हैं। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल, गॉफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स हायर अप। अब जो सोफी है और उसके फादर है और जो लिटिल डेरेक है, ये तीनों जो है ये तो गोल के पास बैठ जाते हैं, और जो गॉफ है वो अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर वाली स्टेयर्स पे बैठ जाता है। यूनाइटेड won 2-0 and Cassie drove in the second goal, a blend of innocence and Irish genius, going round the two big defenders on the edge of the penalty area, with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yard. अब यहाँ पे जो है वो एक पूरा सीन दिखाया गया है जो मैच चल रहा है उसका। यूनाइटेड जो है वो 2-0 से आगे है, मीन्स यूनाइटेड के 2 गोल्स हैं और जो दूसरी टीम है उसके गोल नहीं है। और जो केसी है, जो डैनी कैसी है, उसने जो क्या किया है, सेकेंड गोल किया है। कैसी क्या है, एक ब्लेंड है, एक मिक्सचर है इनोसेंस का और आयरिश जीनियस का, मतलब जितने भी जीनियसेस है ना तो उसमें इनोसेंस और आयरिश जीनियस का मिक्सचर है। वो क्या करता है कि दो बड़े बड़े डिफेंडर्स के बीच में से बॉल को लेके आ रहा है और वो पेनल्टी के एज से, कोने से, जहाँ से जैसे फुटबॉल ग्राउंड होता है, ये एक फुटबॉल का ग्राउंड है और यहाँ पे गोल है, तो वो यहाँ से भागता हुआ आ रहा है और जो दो डिफेंडर्स हैं उनके बीच में से आके वो गोल कर देता है। तो केसी ड्रोव इन द सेकंड गोल, अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस, गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास। और उसके जो पापा हैं, जो सोफी के फादर हैं, वो वहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि केसी ये तुम क्या कर रहे हो, पास करो पास करो। और जो गोल कीपर है उसको मतलब अब्यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, जो कि वहाँ से डजन यार्ड्स दूर है। सोफी ग्लोड विद प्राइड, और जैसे ही केसी उसको मतलब गोल करते हुए देखती है तो वो प्राइड के साथ भर जाती है। आफ्टरवर्ड्स गॉफ वॉज एक्सटेटिक, और जब गॉफ देखता है वो भी उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। ओवरवेलमिंग, एक्सटेटिक मीन्स फीलिंग ओवरवेलमिंग, बहुत ही ज़्यादा उसे खुशी होती है। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। तो बस में एक आदमी बोलता है कि काश जो डैनी कैसी है वो इंग्लिश मैन होता। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरिक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम। जब सोफी उसे घर लेके आई तो जो डेरिक है वो बोलता है कि जो आयरलैंड है वो वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा। हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, और उसके जो पापा हैं वो उनकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए पब चले जाते हैं। What's this you have been telling? जेंसी said next week. अब जब नेक्स्ट वीक यहाँ पे पूरा सीन ट्रांजिशन हो गया है, अब जो सोफी है वो जेंसी से मिलने गई है, तो जेंसी उससे पूछती है कि वो क्या बात है जो तुम सबको बता रही हो। तो सोफी पूछती है अबाउट व्हाट, किस बारे में। योर गॉफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी। तो वो कहती है कि तुम्हारे भाई गॉफ ने मेरे भाई फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी कैसी से मिली। दिस वॉजंट एन इंक्विजिशन, जस्ट जेंसी बीइंग नोइजी। तो जो ये बात है ये कोई इंक्वायरी नहीं कर रही थी जेंसी, इंक्विजिशन मीन्स इंक्वायरी नहीं कर रही थी, वो सिर्फ थोड़ी सी नाक अड़ा रही थी। बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड,
पर जो सोफी है वो क्या है, स्टार्टल्ड रह जाती है, अचंभित रह जाती है। ओह दैट, अच्छा वो। जेंसी फ्राउंड सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, यस दैट। तो जेंसी जो है उसे लगता है कि वो बात को अब कवर कर रही है, हाँ वही बात वही बात। वेल यस आई डिड, तो सोफी बोलती है हाँ हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड। अब जेंसी एक्सक्लेम्ड आश्चर्य में बोलती है कि नहीं तुम नहीं मिली। सोफी ग्लैड एट द ग्राउंड, तो सोफी क्या है, ग्राउंड की तरफ देखने लग जाती है। डैम दैट गॉफ, दिस वॉज अ गॉफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। तो कहती है ये गॉफ ने क्या किया, ये गॉफ तक ही रहने वाली बात थी, ये जेंसी को बताने वाली बात नहीं थी। इट वॉज मेंट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, और ये कुछ ऐसा स्पेशल था जो सिर्फ उन दोनों के बीच में रहना चाहिए था और जेंसी को पता नहीं लगने चाहिए था। समथिंग सीक्रेट, ये कुछ ऐसा था जो बहुत ही सीक्रेट था। इट वॉजेंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, और ये जेंसी को बताने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये गॉफ ने क्या किया, क्योंकि पता है कि उसने एक स्टोरी बनाई थी, अपने भाई को समझाई थी, अब उसने जेंसी को बता दिया, तो शी इज यू नो लाइक अ बिट स्कैर्ड। टेल गॉकी जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। अब स्टार्टिंग में हमें क्या लग रहा था कि जो जेंसी है वो बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप की लड़की है, पर नाउ वी कैन सी दैट टेल गॉकी जेंसी, गॉकी मीन्स ऑकवर्ड जेंसी, उसको कुछ ऐसा बताना, मतलब सारे मोहल्ले पड़ोस को सारी बात बताने जैसा है, वो सीक्रेट्स नहीं रखती है। डैम दैट गॉफ, गॉफ ने ये क्या किया, वॉज नथिंग सेक्रेड। मतलब सेक्रेड मतलब वो होता है कि जो चीज़ पूजनीय होती है, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होती है, तो क्या कहती है, वो ये सोचती है क्या क्या उसके भाई के और बीच में, उसके बीच में कुछ भी सेक्रेड नहीं है, कुछ भी इतना शुद्ध और इतना पवित्र नहीं है कि जो बात है वो उन दोनों के बीच में ही रहे। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी, यह एक सीक्रेट था और ये वैसे ही रहना चाहिए था। आई विल कीप अ सीक्रेट ऑफ, यू नो दैट। इतने में जेंसी बोलती है कि ये एक सीक्रेट है और मैं इस सीक्रेट को अपने पास ही रखूंगी, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। आई वॉजेंट गोइंग टू टेल एनी वन, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। अब यहाँ पे राइट ओल्ड रो का मतलब ये है कि जैसे उसके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो कहती है कि अगर मेरे पापा को पता चला तो वापस से वो ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। राइट ओल्ड रो मतलब वही डिस्प्यूट जो है वो लाइन बाय लाइन शुरू हो जाएगा। देयर इज अ सीरीज ऑफ डिस्प्यूट इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, अगर मेरे पापा को इस बारे में पता चला तो। जेंसी blinked a row. I would have thought he would be chuffed as anything. तो जेंसी ब्लिंक करते हुए बोलती है a row, a dispute. मुझे तो लगा था कि वो बहुत ही ज्यादा प्लीज होंगे, chuffed means प्लीज होंगे इस बात को सुन के। She realized then that Jancy didn't know about the date bit. Goff had not told about that. तब सोफी को रियलाइज होता है कि जेंसी को सारी बातें शायद नहीं पता, जेंसी को ये नहीं पता कि वो जो है डैनी कैसी के साथ डेट पे जाने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है रियलिटी में, ये सब सिर्फ और सिर्फ सोफी की जो है कल्पनाएं हैं। गॉफ हैड नॉट टोल्ड अबाउट दैट, और इन सब बातों में के बारे में शायद गॉफ ने जेंसी को नहीं बताया। शी ब्रीथ मोर इजीली, तब जाके उसे थोड़ी सी सुकून की सांस मिलती है। सो गॉफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, फिर वो सोचती है कि चलो गॉफ ने सारी बातें नहीं बताई, उसने उसको शर्मिंदा नहीं किया, नीचा नहीं दिखाया, और उसका जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ही रखा। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, वो उस पर विश्वास कर सकती है। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेट, चलो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो उनके बीच में अभी भी सेक्रेट है और वो एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट वी हैडंट एनी पेपर और अ पेन सो इट वॉज नो गुड। वो कहती है कि ये बहुत ही छोटी सी चीज थी और मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए पूछा पर उसके पास पेपर और पेन नहीं था, तो हम मतलब इट वॉज नो गुड, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हाउ मच हैड गॉफ सेड, तो फिर वो ये जानने के लिए कि जेंसी को कितनी बातें पता हैं, वो उससे पूछते अच्छा गॉफ ने तुम्हें और क्या क्या बातें बताई। जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर, तो जेंसी बोलती है जीसस भगवान काश मैं भी वहां पे होती। ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज। तो वो बोलती है कि ऑफ कोर्स मेरे जो फादर हैं वो इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे, और तुम्हें पता ही है कि वो किस तरीके से मिजरेबल है। मिजरेबल मीन्स देयर इज अ सेंस ऑफ डिसकम्फर्ट, सोर्स ऑफ मतलब वो इतने अच्छे नहीं है इन सब चीज़ों में, ऑल टाइम लड़ना और उनका जो नेचर है वो इतना अच्छा नहीं है। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल अराउंड आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसे। और वो कहती है कि उसकी ज़िंदगी में आखिरी चीज़ बस यही होनी चाहिए कि मेरे घर के बाहर जो है वो लाइनें लगी हुई हों, पीपल की, लोगों की वहाँ पे लाइनें लगी हुई हों सिर्फ, और ये पूछ रहे हों लोग कि ये सब बातें क्या है, डैनी कैसी से तुम कैसे मिली और उसने तुम्हें कैसे बात की या तुम्हारी डेट उसके साथ कैसे फिक्स हुई। ही वुड मर्डर मी, अगर उन्हें ऐसा पता चला वो मेरी जान ले लेंगे। एंड यू नो हाउ मेनी मॉम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो, और तुम्हें पता ही है कि मॉम कैसी हो जाती हैं जब घर में डिस्प्यूट्स होते हैं। रो यहाँ पे डिस्प्यूट्स बताया, अ सीरीज ऑफ डिस्प्यूट्स की जो
चलता आ रहा है घर में वो ही हो रहा है। जेंसी सेड हश्ड, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट। तो जेंसी सेड कि हाँ, मतलब एक सांस लेते हुए बोलती है, तुम इस बारे में मेरे पे विश्वास कर सकते हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। After dark, she walked by the canal along a sheltered path light only by the glare of the lamps from the wharf across the water, and the unceasing drone of the city was muffled and distant. अब इन लाइंस में सीन ट्रांजिशन हो गया है वापस से। अब वो क्या कर रही है कि एक कैनाल है, कैनाल की फोटो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ। ये जो मतलब सिटी होती है उसके बीच में से जो रिवर जा रही होती है और दोनों साइड पाथ बने होते हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं और ट्रीज लगे हुए होते हैं, तो ऐसे पाथ से जो है अब सोफी जा रही है। एंड द अनसीजिंग ड्रोन बाय द सिटी मफल्ड एंड डिस्टेंट। तो यहाँ पे मैं आपको एक उसमें बता देती हूँ कि वो कैनाल के साइड में चल रही है जहाँ पे शेल्टर है पेड़ों का, अंधेरा हो चुका है रात में, वो जा रही है, और दूसरी साइड जो है वॉफ में लैंप्स जल रहे हैं, और जो लैंप्स की जो थोड़ी थोड़ी रोशनी है वो क्या हो रही है, वो सड़क पे आ रही है। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। और ये वो जगह है जहाँ पे वो अक्सर खेला करती थी जब वो बच्ची थी। There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometime came. अब ये वो जगह पहुंच जाती है जहाँ पे क्या है, एक बेंच डली हुई है, एक सॉलिटरी एल्म, एक पेड़ है एल्म का, उसके नीचे एक बेंच डली हुई है कुछ इस तरीके से, और वो वहाँ पहुंच जाती है जहाँ पे अक्सर जो है लवर्स मिलते हैं। शी सैट डाउन टू वेट, और वो वहाँ पे जाके बैठ जाती है और वेट करती है किसका, डैनी कैसी का, बिकॉज उसे अपनी कल्पनाओं में लगता है कि वो उसने उसके साथ डेट फिक्स की है और वो वहाँ पे ज़रूर आएगा। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड। वो कहती है कि ऐसी तरीके की मीटिंग के लिए, लवर्स की मीटिंग के लिए ये एक परफेक्ट जगह है। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड शी न्यू ही वुड अप्रूव। और ये उन लोगों के लिए अच्छी है जहाँ उन्हें कोई नहीं देख सकता, और जो डैनी कैसी है उसे भी ये जगह पसंद ज़रूर आएगी, ऐसा वो सोचती है। फॉर सम वाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग। अब कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद वो क्या इमेजिन करने लग जाती है, वापस से अपनी फैंटेसी वाली वर्ल्ड में जाके, कि उसे दिख रहा है कि दूर से वो आ रहा है। शी वॉच्ड अलॉन्ग द कैनाल सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट। अब उसे क्या दिख रहा है, दूर कैनाल से वो चलता हुआ आ रहा है शैडोज में से, और उसकी जो कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट है, उसकी जो एक बहुत ही अलग तरीके की एक्साइटमेंट है, उसकी जो खुशी है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed डिड शी बिगैन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग। अब थोड़ा ही टाइम बीता होता है, अब वो क्या इमेजिन करने लग जाती है कि मतलब एक आइडिया बैलेंस करने लग जाती है, अपने आप को समझाने लग जाती है कि वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। Here I sit, she said to herself, wishing Danny would come, wishing he would come and sensing the time passing. अब वो वहाँ बैठ जाती है और अपने आप को समझाने लग जाती है कि शायद डैनी कैसी आ जाए, काश वो आ जाता, और सेंस करने लग जाती है कि धीरे धीरे टाइम जो है वो बीत रहा है पर अब तक वो नहीं आया है। I feel the pangs of doubt stirring inside me. अब उसे जो है वो जो डाउट आ गया उसके दिमाग में कि शायद वो नहीं आएगा, उसका जो दर्द है वो फील करने लगी है। पैंग्स मतलब वो दर्द फील करने लगी है। I watch for him but still there is no sign of him. मैं इधर उधर देख रही हूँ उसको, मतलब बार बार ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसका आने का कोई भी साइन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। I remember Goff saying he would never come and how none of them believed me when I told them. अब उसे वो धीरे धीरे बातें याद आ रही हैं कि गॉफ ने बोला था कि वो नहीं आएगा, और जब उसने बोला था कि वो आएगा तब किसी ने भी सोफी की बातों पे बिलीव नहीं किया था। I wonder what will I do? What can I tell them now if he doesn't come? अब वो इस सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूंगी, अब मैं उन लोगों को क्या बोलूंगी अगर वो नहीं आया। But we know how it was, Danny and me. That's the main thing. अब वो अपने ही सपनों की दुनिया में है, एक आश्चर्य की चीज़ है, उसे बुरा लग रहा है इस चीज़ का कि वो नहीं आ रहा, तो वो खुद को समझाने के लिए बोलती है कि पर मुझे तो पता है कि डैनी और मेरे बीच में जो है वो चीज़ें कैसी थी, और वो ही चीज़ जो है वो मेन है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव? और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते कि लोग आपकी बात पे विश्वास करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। But all the same, it makes me despondent, this knowing I'll never be able to show them they are wrong to doubt me. अब despondent मतलब होता है कि in low spirit, मतलब एकदम लो स्पिरिट में हो जाते हैं ना, जब हमारी कोई भी होप होती है, जो हमारा करेज होता है वो एकदम से खत्म हो जाता है, तो वो जो लो स्पिरिट होती है उसको हम डेस्पोडेंट बोलते हैं। तो उसका जो स्पिरिट है, उसकी जो होप है वो धीरे धीरे उसे खत्म होती हुई दिख रही है, तो इसे पता है कि अब वो नहीं आएगा, और वो कभी भी उन लोगों का जो डाउट है, जो वो कह रहे थे कि वो नहीं आएगा, वो खत्म नहीं कर पाएगी। शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर। अब वो वहाँ पे वेट करती है और वो देख रही है कि धीरे धीरे उसमें जो है क्या चेंजेस आ रहे हैं।
रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। अब पहले उसे लगता था कि वो आएगा आएगा, जब उसे लग रहा है कि वो नहीं आएगा तो एकदम से ये बात एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत ज़्यादा सडन चीज़ है, वो नहीं हो पा रहा है। नाउ आई हैव बिकम सैड शी थॉट। अब अपने आप को समझाने के लिए वो अपनी कल्पनाओं में सोचने लगती है कि अब मैं बहुत उदास हूँ। एंड इट इज़ अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस। और इस सैडनेस के जो बर्डन को कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। यहाँ पे बैठे बैठे अब वो सोच रही है, उसका इंतजार करते करते सोच रही है कि अब वो नहीं आएगा तो उसे फ्यूचर देखने लगा है कि इस बर्डन के साथ उसे आगे कैसे जीना है। They of course will doubt me as they always doubted me, but I'll have to hold up my head remembering how it was. Of course वो लोग मुझ पे डाउट करेंगे, गॉफ जेंसी फादर जिसको भी उसने सारी स्टोरी बताई, पर क्या करना है, उसको डट के रहना है, उसको अपना जो सर है वो ऊंचा रखना है और सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जब वो पहली बार डैनी कैसी से मिली थी तो वो मुलाकात कैसी थी। ऑलरेडी आई एनवाइसेज द स्लो वॉक होम एंड गॉफ्स डिसअपॉइंटेड फेस। अब ऑलरेडी उसको क्या दिखने लगा है, एनवाइसेज मतलब होता है कि हम दिमाग में एक पिक्चर बना लेते हैं ना, अ मेंटल पिक्चर, वो चीज़ होती है। तो उसके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनने लगी है जैसे जैसे कि वो धीरे धीरे घर जा रही है और जब वो गॉफ को पता चलता है तो उसका डिसअपॉइंटेड चेहरा वो देख रही है। When I tell him he didn't come, that Danny, जब वो उसको बताती है कि डैनी जो है वो नहीं आया, and then he'll fly out and slam the door, but we know how it was. तो जैसे ही डैनी को पता डैनी नहीं आया ये बात गॉफ को पता चलती है तो वो एकदम से उठता है गुस्से में और गेट को बहुत जोर से मार के चला जाता है। बट वी नो हाउ इट वॉज, पर फिर वो अपने दिमाग में सोचती है कि उसे तो पता है कि डैनी और उसके बीच में क्या हुआ था और सब कुछ कैसा था। आई शैल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी इट्स अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस। और अब वो खुद को ये बात समझा रही है कि ये जो चीज़ है, ये जो सैडनेस है कि वो उससे नहीं मिल पाई है, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उसके लिए एक्सेप्ट करना। पर वो जानती है डैनी और उसके बीच में क्या था, वो मुलाकात कितनी ज़्यादा उसके लिए अच्छी थी। शी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट। अब ये सब तो वो इमेजिनेशन में सोच रही थी, अब क्या है, वो सच में घर की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है। क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, वहाँ पे जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है वहाँ से वो चल के जा रही है। आउटसाइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वॉज ग्लैड। अब वो क्या देखती है, जब वो पब क्रॉस करती है तो देखती है उसके जो पापा की जो बाइसिकल है वो दीवार के सहारे लगा के खड़ी हुई है। प्रॉप्ड मतलब किसी भी चीज़ का सहारा लगा के अपन कोई चीज़ खड़ी करते हैं, वैसे। ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गॉट होम, तो वो सोचती है कि चलो थैंक गॉड पापा घर पे नहीं होंगे जब वो घर जाएगी, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। एक्सक्यूज मी बट आर्ट यू डैनी कैसी। तो वापस से उसकी क्या है, एक इमेजिनरी, जैसे वो घर जा रही है उस रास्ते में उसने वापस से एक इमेजिनेशन वाली चीज़ शुरू कर दी है, जो चाइल्डहुड टीनेज इमेजिनेशन होता है ना। इस चैप्टर में बेसिकली वो ही चीज़ दिखाई गई है कि वो खुद को ही एक अलग स्टोरी देके कन्विंस करना चाह रही है। फिर वो सोचती है कि वो लोगों को क्या बोलेगी जिसको उसने ये सारी स्टोरीज बताई हैं। तो ये सब चीज़ें उसकी चाइल्डहुड फैंटेसी और जो इमेजिनेशन है उसमें चल रही हैं। एक्सक्यूज मी बट आंट यू डैनी कैसी। अब वापस से उसकी जो है इमेजिनेशन शुरू हो गई और वो बोल रही है कि एक्सक्यूज मी, क्या आप डैनी कैसी हैं। Coming through the arcade, she pictured him again outside the Royces. अब आर्केड मैंने आपको बताया था कि एक गलियारा होता है जहाँ साइड में बहुत सारी शॉप्स होती हैं और दो पिलर्स होते हैं और ऐसी वो पतली सी गली होती है। तो वहाँ पे वो अपने आप को वापस से इमेजिन करने लग जाती है रॉयस की विंडो के बाहर। He turns reddening slightly. Yes, that's right. तो वो क्या होता है, जैसे वो उसको पूछती है कि क्या आप डैनी कैसी हैं, तो डैनी कैसी एकदम से लाल हो जाता है और बोलता है यस आप ठीक है, मैं डैनी कैसी ही हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स। तो वो उसे बोलते हैं कि मैं हर हफ्ते आपको देखने जाती हूँ, जैसे हमें ऊपर बताया गया था कि वो हर हफ्ते पिलग्रिमेज की तरह यूनाइटेड्स का मैच देखने जाते हैं। वी थिंक यू आर ग्रेट, और हम सबको लगता है कि आप बहुत ही ग्रेट है, महान है। ओ वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस। तो डैनी बोलता है कि वाओ वो बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, मतलब ऐसा अपन जेस्चर दिखाता है वो डैनी दिखाता है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ। तो मैं सोच रही थी क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं। हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन। हम जैसे उसने स्टार्टिंग में अपने भाई को एक डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा टॉल नहीं है, तो उसकी आंखें और सोफी की आंखें एक ही लेवल पे और वो एक दूसरे को देख रहे हैं। His nose is freckled and turns upwards slightly, and when he smiles, he does so shyly, exposing teeth with gaps between. अब यहाँ पे क्या बताया गया है, उसकी जो नाक है वो उसका डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि उसकी जो नाक है उस पर फ्रैकल्स हैं। फ्रैकल्स वो होते हैं जब ज़्यादा हम धूप में रहते हैं तो हमारे ब्लैक पैचेस हो जाते हैं, छोटे 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 छोटे। तो उसकी नाक पे वो पैचेस हैं छोटे छोटे, और वो जो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी हुई है, और जब वो हंसता है तो वो थोड़ा सा मतलब शाय हो जाता है, शर्माने लग जाता है, और उसके जब दांत दिखते हैं तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है।
ये सारा जो डिस्क्रिप्शन दे रही है वो डैनी कैसी का दे रही है, और वो उसकी इमेजिनेशन में ही दे रही है कि ऐसे ऐसे उस डैनी कैसी को देखती है और वो ऐसे शर्माता है. His eyes are green and when he looks straight at you, they seem to shimmer. उसकी जो आंखें हैं वो ग्रीन कलर की हैं, और जब वो तुम्हें देखती हैं तो मतलब वो इतनी ज़्यादा चमकदार लगती हैं, जो सॉफ्ट शाइन होती है ना, वो हमें देखने को मिलती है. They seem gentle, वो बहुत ही जेंटल लगती हैं. Almost afraid, और बहुत डरी हुई सी लगती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा बोल्ड नहीं लगती हैं, बहुत ही प्यारी आंखें लगती हैं. Like a gazelles, बहुत ही इनोसेंट लगती है. गैजल क्या होता है? गैजल एक पशु होता है, जैसे बारहसिंगा होता है ना, ऐसे ही टाइप का एक पशु होता है. उसकी आंखें भी बहुत मासूम और नादान सी लगती हैं, तो वो उसको उससे कंपेयर करते हुए कहती है कि डैनी कैसी की आंखें भी वैसी ही लगती हैं. एंड यू लुक अवे, और जब आप इधर उधर देखने लग जाते हो, यू लेट हिज आईज रन ओवर यू अ लिटिल, तो आप उसको परमिशन दे देते हो कि वो आपको बुरी तरह से निहार ले. तो ये ऑल द थिंग्स आर द टीनेज फैंटेसीज, द रोमांटिक फैंटेसीज अ टीनेज गर्ल डू व्हेन शी वर्शिप्स अ हीरो, और उसका जो फैन है वो उसकी बहुत बड़ी, तो उसके साथ वो सारी चीज़ें खुद ही इमेजिन करने लग रही है. एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस, और जैसे ही आप उसे देखते हो वापस से और आप फाइंड कर लेते हो कि वो आपको ही देख रहा है, तो वो थोड़ा सा ब्रेथलेस हो जाता है. एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और वो कहता है कि शायद मेरे पास पेन नहीं है. यू रियलाइज यू हैवंट ईदर, और आपको ये रियलाइज होता है कि शायद आपके पास भी नहीं है. माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, और वो सोचती है, मतलब अपने मन में ही सोचती है कि जब उसके भाई को पता चलेगा तो मतलब उसे बहुत दुख होगा कि हमारे पास पेन नहीं था तो हम ऑटोग्राफ नहीं ले पाए. एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड for a long while, standing where he stood, remembering the soft melodious voice, the shimmer of green eyes. अब उसके बाद क्या करती है, वो उधर ही आर्केड में अकेली खड़ी हो जाती है थोड़ी देर के लिए, और वही उसकी जो मीठी आवाज़ है डैनी कैसी की, और उसकी जो शिमरी आईज हैं, जो उसकी चमकती हुई आंखें हैं, उनको इमेजिन करने लग जाती है. नो टॉलर देन यू, ना ही तो वो इतना लंबा है. नो बोल्डर देन यू, वो इतना बोल्ड भी नहीं है, मतलब कि इतना ज़्यादा बोल्ड नहीं है, वो हमारी तरह ही बहुत ज़्यादा इनोसेंट है. द प्रोडिजी, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डैनी कैसे. द प्रोडिजी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि एक ऐसा यंगस्टर जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा काबिलियत होती है, एबिलिटी होती है. द इनोसेंट जीनियस मतलब आयरिश जीनियस, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और एक जीनियस भी है. द ग्रेट डैनी कैसी, वो महान डैनी कैसी हैं. ये सारी जो तारीफ है ये डैनी कैसी के बारे में वो अपनी इमेजिनेशंस में करती है. And she saw it all again the last Saturday, saw him ghost past the lumbering defenders, heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball, and then the explosion of sound as he struck it crisply into the goal, the sudden thunderous eruption of the exultant approbation. अब इस पैराग्राफ के अंदर उसे एकदम से कौन सी चीज़ याद आ जाती है? जब लास्ट सैटरडे वो मैच देखने गई थी यूनाइटेड्स का अपने फैमिली के साथ, तो वो उसे एक चीज़ याद आती है कि घोस्ट पास्ट द लंबरिंग डिफेंडर्स, कि जो डैनी कैसी था वो किस तरीके से एक भूत की तरह उन डिफेंडर्स के बीच में से इतनी तेज़ी से निकल के आगे चला गया था. और जब वो सुनती है, उसके कानों में वो आवाज़ गूंजती है 50,000 लोगों की जिसकी सांसें अटकी हुई थी, जब डैनी कैसी होवर्ड मोमेंटरीली एक ही डायरेक्शन में चल रहा था बॉल को लेके, और जैसे ही वो धीरे से गोल कर देता है, सारी जो क्राउड है, वो जो एक्सप्लोजन ऑफ साउंड है, जैसे क्राउड चिल्ला रही होती है, जैसे ही गोल होता है वो उसके कानों में सुनाई देता है. द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन, और जैसे ही गोल होता है तो एक बहुत ही ज़्यादा थंडरस मतलब बहुत ही ज़्यादा आवाज़ वाला एक इरप्शन होता है, चारों तरफ से आवाज़ आती है किस चीज़ का, कि सब लोग बहुत ही एक्सल्टेंट मतलब ग्रेट जॉय, और एप्रोबेशन मतलब प्रेज, बहुत ही खुशी के साथ डैनी कैसी को प्रेज कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है. इस चैप्टर की थीम इसमें स्टार्टिंग में ही दिखा दी थी कि 2 थीम्स हैं इसमें. पहली थीम तो थी चाइल्डहुड फैंटेसी, और दूसरी थीम थी क्या चीज़? हीरो वर्शिप. ये 2 थीम्स यहाँ पे वर्शिप हुई है. हम दोनों ही चीज़ देख सकते हैं कि जो सोफ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा फैंटेसाइज करती है, और दूसरी थीम थी कि हीरो वर्शिप, तो उसका हीरो जो होता है वो डैनी कैसी होता है, और उसको वो वर्शिप करती है और उसकी इमेजिनेशन में खोई रहती है, लोगों को वही सारी चीज़ें समझाती है, कुछ भी स्टोरीज बना के लोगों को सुना देती है, और फिर सोचती है कि उसने उसके साथ डेट फिक्स करी. ऑल द इवेंट्स इन द चैप्टर आर इन द इमेजिनेशंस ऑफ सोफी, एंड शी इज़ वर्शिपिंग हर हीरो दैट इज़ द डैनी कैसे.